इस काम को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इनका फार्म देखेंगे। उनसे बातचीत के आधार पर और मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको बाद में उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपको पिग फार्मिंग शुरू करने से पहले जाननी बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, जो भी नए फार्मर इस समय मेरे चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही घंटी नुमा बेल के बटन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाले किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, इनके फार्म को देखकर आप लोग इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि यदि आप फार्म बनाते हैं तो वो किस प्रकार का हो और फार्म बनाते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और इस वीडियो को देखकर आप अपने फार्म का बजट भी निश्चित कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें इन्होंने केवल मादाओं को रखा हुआ है। यह सेक्शन पूरी तरीके से मादाओं के लिए ही बनाया गया है और इनके पास में इस समय लार्ज वाइट यॉर्कशायर, ड्यूरोक और लैंडर्स प्रजाति के जानवर हैं। दोस्तों, यहाँ पर इनका जो फार्म है इसकी लंबाई 86 फीट है और चौड़ाई 36 फीट है, जिसमें इन्होंने दोनों तरफ 7 फीट चौड़े और 15 फीट लंबे कैबिन्स बनाए हुए हैं और बीच में ये 6 फीट की गैलरी इन्होंने दी हुई है। इसमें इन्होंने 12 केबिन राइट साइड और 12 केबिन लेफ्ट साइड में बनाए हुए हैं। इस प्रकार टोटल 24 केबिन इस सेक्शन में आपको दिख रहे हैं। इसमें हर केबिन में इन्होंने एक मादा को रखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर बाड़ों को अलग अलग करने के लिए बीच में लोहे की एंगल से बनाया हुआ पार्टीशन लगाया हुआ है। कई लोग ईंटों की दीवार भी बनाते हैं, लेकिन इस तरह से लोहे के एंगल से पार्टीशन करने से हवा का प्रवाह कहीं भी फार्म में रुकता नहीं है। दोस्तों, यह जो साइड की दीवार आपको दिखाई दे रही है, ये 3.5 फीट ऊंचाई पर है, जो ईंटों की बनी हुई है और इसके ऊपर इन्होंने पोल्ट्री फार्म में लगने वाली जाली लगा रखी है। साथ ही सर्दी से बचाव और बारिश के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए तथा गर्मी में हवाओं को कंट्रोल करने के लिए फार्म में पर्दों की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, कई लोग शेड को खुला भी बनाते हैं और लेकिन बाद में सर्दियों में उनको बहुत दिक्कतें आती है। तो फार्म जब भी आप बनाएं तो इसी प्रकार का बनाएं। इन्होंने फार्म में बिना घिसाई वाले लाल रंग के पत्थर का फर्श में इस्तेमाल किया हुआ है। यह पत्थर सफाई करने में बहुत आसान रहता है। दोस्तों, इनका ये फार्म पूरी तरीके से ब्रीडिंग पर्पस के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। ब्रीडिंग के बाद में जो कुछ पशु होते हैं ये फैटनिंग के लिए भी तैयार करते हैं, वो इनके दूसरे फार्म पर होता है। इन्होंने यहाँ पर जो दूसरा सेक्शन आपको दिख रहा है, इसमें उन मादाओं को रखा गया है जो या तो अभी गाभिन है या गिल्ट्स हैं जो तैयार हो रही हैं, बाद में उनको क्रॉस करवाया जाएगा। दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर एक फीडिंग रूम और एक लेबर रूम भी अपने फार्म पर बनाया हुआ है। दोस्तों, इन्होंने ये फार्म ग्रामीण आबादी से दूर स्थित किया है। यहाँ पर इन्होंने अपने फार्म में साफ़ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखा हुआ है। साफ़ सफाई को मेंटेन करने के लिए इन्होंने एक कार वॉशिंग वाला प्रेशर पंप भी अपने फार्म में लगाया हुआ है। साथ ही नवजात बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए यहाँ पर इन्होंने क्रीपर रूम बनाया हुआ है, जिसमें इन्होंने इंफ्रारेड हीटिंग लैंप भी अपने फार्म में लगाए हुए हैं। दोस्तों, अपने पशुओं को रिकॉर्ड को मेंटेन रखने के लिए इन्होंने टैगिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने अपने पशुओं को उनके कान के ऊपर टैग लगा के टैग किया हुआ है। दोस्तों, अब अपने फार्म में यह मादाओं के लिए एक फैरोइंग सेक्शन भी यहाँ पर बना रहे हैं, जिसमें ये आधुनिक फैरोइंग क्रेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन फैरोइंग क्रेट्स का डिज़ाइन इन्होंने बाहर से मंगवाया है। जब ये फैरोइंग सेक्शन पूर्णतः बन जाएगा तो इसका भी एक वीडियो हम अपने फार्म पर अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, जिसमें आप इनकी फैरोइंग सेक्शन को देख पाएंगे। दोस्तों, सुरेंद्र सिंह जी ने इस फार्म पर जानवरों को पूर्णतः ड्राई फीड पर रखा हुआ है, जिससे इनके पशुओं में बीमारी बहुत ही कम आती है, क्योंकि जो जानवर होटल वेस्टेज पर पाले जाते हैं उनके अंदर बीमारियों के आने का खतरा बना रहता है। उनकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर इनके जितने भी पशु हैं उनकी ग्रोथ रेट बहुत ही अच्छी है और इनके पशुओं की क्वालिटी भी बहुत ही उत्तम दर्जे की है।
दोस्तों इन्होंने पशुओं के चयन, उनकी प्रजाति, उनकी ब्रीडिंग और उनकी आहार व्यवस्था पर बहुत ही अधिक ध्यान दिया हुआ है, जिससे इनके पशुओं को बेचते समय इनको अपने पशुओं का उचित मूल्य प्राप्त होता है। दोस्तों इनके पशुओं की मार्केट में हमेशा डिमांड बनी रहती है। यहाँ पर इन्होंने अपने पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए उनके टीकाकरण पर खास ध्यान दिया हुआ है। यहाँ इनको समय समय पर स्वाइन फीवर और एफएमडी के टीके दिए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर सभी पशुओं की डिवॉर्मिंग भी हर 3 से 6 महीने पर की जाती है। दोस्तों इस व्यवसाय में आपको 4 चीज़ों पर बहुत अधिक ध्यान देना होता है। वो 4 चीज़ें हैं, पहली है ब्रीडिंग, दूसरी है फीडिंग, तीसरा है मैनेजमेंट और चौथी है वैक्सीनेशन एंड मेडिसिन। दोस्तों आप यदि इन 4 चीज़ों को अपनाते हैं और अपने फार्म में आधुनिक तरीकों और आविष्कारों को अपनाते हैं तो इस व्यवसाय में आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों इस व्यवसाय को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। जैसे एक पहला सवाल रहता है उनके मन में कि सूअर का मांस कौन खाता है और ये कहाँ पर बिकते हैं, हमें इनको कहाँ पर बेचना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस समय इंडिया में 2018 में पोर्क का उत्पादन 394,000 मीट्रिक टन्स था और इसी के साथ में यहाँ पर इंडिया के अंदर इम्पोर्टेंट पोर्क प्रोडक्ट्स थे वो 527 मीट्रिक टन थे, जो कि 5 स्टार होटल्स और हाई एंड रेस्टोरेंट्स में काम में लिए जाते हैं। भारत के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य हैं जिनमें आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में सूअर के मांस की खपत बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर सूअर की मांस की खपत इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ पर सूअर के मांस की पूर्ति के लिए भारत के जो अन्य राज्य जैसे राजस्थान, हरियाणा, यूपी और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से उत्पादित किया गया सूअर यहाँ पर आयात किया जाता है, यहाँ पर भेजा जाता है और यहाँ पर म्यांमार देश से भी सूअर को इंपोर्ट किया जाता है। दोस्तों यदि आप सूअर उत्पादन के व्यवसाय में आते हैं तो आपको इस व्यवसाय में माल के बेचने के लिए कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि कई बड़े बड़े व्यापारी इस व्यवसाय में आ चुके हैं। यदि आपके पास सूअर के उत्पादन किया हुआ रहता है, आपके पास में सूअरों की एक बहुत अच्छी क्वांटिटी रहती है, तो वो आपसे तुरंत ही इनको खरीद लेकर भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में इनको सेल कर देते हैं, जिससे उनको भी अच्छी आय प्राप्त होती है। दोस्तों भारत के अंदर ये जो सूअर के मांस की डिमांड है वह आने वाले समय में दुगनी हो जाएगी। तो दोस्तों इस व्यवसाय को करने में आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन इस व्यवसाय को करने से पूर्व मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी बातें जो आपको इस व्यवसाय को प्रारंभ करने से पूर्व ध्यान में रखनी होगी। पहली बात है सूअर पालन की ट्रेनिंग जो आपको लेनी चाहिए। दूसरी है इस व्यवसाय के लिए जगह का चुनाव। तीसरी है व्यवसाय के लिए बजट का निर्धारण और उसके बजट का विभाजन। और चौथी है शेड की संरचना और उसकी मूलभूत आवश्यकताएं। दोस्तों ये जो मैंने आपको 4 बिंदु बताए, इन 4 बिंदुओं पर मैं आने वाले अपने एक वीडियो में बहुत ही डिटेल से चर्चा करूंगा और इसके अलावा और भी कई चीज़ें मैं अपने आने वाले वीडियो में सम्मिलित करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको यदि ये वीडियो पसंद आया और आप सूअर पालन से जुड़ी हुई कोई अन्य जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं। मैं आने वाले समय में अपने चैनल के ऊपर पिग फार्मिंग से लेकर कई वीडियो और भी अपलोड करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने सभी किसान भाइयों के बीच में। हो सकता है आपके एक शेयर से उनको इस व्यवसाय को करने के लिए प्रोत्साहन मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।